क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बाहर से तो एकदम सीधा, सादा, सिंपल, इनोसेंट दिखता है, विक्टिम प्ले करता है ऑल द टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उसके साथ रहते-रहते आप इमोशनली ड्रेन फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, कन्फ्यूज़ फील करते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं बताऊँगी आज 7 साइन्स कि आप पहचानें कि आपकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कोई ऐसा कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं और बिल्कुल होते हैं, तो उसके बारे में बताऊँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी, शंभवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो पहला साइन है कि वो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करता रहता है, मतलब गलती दूसरों की होती है। उसकी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है, बाकी लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और इसलिए उसको हमेशा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। आपकी टीम से चाहिए, आपके अपने आप से चाहिए, आपके आसपास के माहौल से चाहिए, उसे दूसरों से ज़्यादा सहानुभूति चाहिए, दूसरों से ज़्यादा समय चाहिए आपका और दूसरों से ज़्यादा वो हर तरीके में उसको अपनी प्रमोशंस, अपना पर्सनल जो ग्रोथ है, वो सिर्फ़ अपने लिए जीता है और विक्टिम प्ले करके उसको लगता है कि मैं अपनी ग्रोथ कर लूँगा। टीम की उतनी इम्पोर्टेंस कंपैरेटिवली वो नहीं ध्यान देता। हाँ, कोवर्ट नार्सिसिस्ट उतना तीखा भले ही ना हो जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट होता है। ये भी हमें ख्याल रखना है कि ओवर्ट नार्सिसिस्ट तो बिल्कुल सामने है, इट इज़ ऑन योर फेस, आप उसको नकार नहीं सकते, यू कांट डिनाई दैट, वो तो बिहेवियर सामने आ रहा है। लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ हम झेलते चांसेस देते हम खुद इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। तो इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग, सो रेड फ्लैग, है ना? जो सेकंड रेड फ्लैग है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि साइलेंट मैनिपुलेशन, वो धीरे-धीरे आपको भी, टीम को भी, दूसरे लोगों को भी इस तरह मैनिपुलेट करेंगे कि जो वो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वही ही ठीक है और दूसरे का उन्होंने सुनना नहीं, सुनना है तो मानना नहीं और सुन लिया, मान भी लिया ऑन द फेस ऑफ इट तो करना नहीं। तो जब ऐसा होता जाएगा तो भई टीम के बाकी लोग या घर वाले जो बाकी लोग हैं वो इमोशनली ड्रेन फील करेंगे ना, होगा ना। सो ये जो उनका साइलेंट मैनिपुलेशन है उसके लिए भी वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जो तीसरा पॉइंट है वो भी उतना इम्पोर्टेंट है, हिडन जेलसी। इनके अंदर जलन होती है दूसरों के लिए, ये दूसरों की ग्रोथ जब उनके सामने होने लगती है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाजायज़ ग्रोथ अगर इनकी हो जाए, इनको पुल करते रहें, इनको पुश करते रहें, फिर वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। अगर दूसरे टीम वालों के एफर्ट से इनको भी फ़ायदा होता है, तो ये ज़रूर करते हैं बड़ी खुशी से, तब शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कहीं दूसरे टीम मेंबर्स को ज़रा भी फ़ायदा होता दिखता है, तो ये तुरंत कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जो एकदम सामने लगेगा लॉजिकल है, साइंटिफिक है और सही है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वो तुरंत यही लोग ही बोलने आ जाएंगे और अपने ही टीम मेंबर्स के, जिसको बोलते हैं ना, पैरों तले ज़मीन खिसकाएंगे। तो अंदर से जलन है, बाहर से टीम प्लेयर की तरह दिखते हैं और ये ऐसे लोग फिर जब टीम प्लेयर अच्छे नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का, बाकी मेंबर्स का भी मोटिवेशन लो होगा, तो नुकसान तो होगा ना। और नार्सिसिस्ट है, इनको मालूम
पड़ता है या नहीं पड़ता है वो बात की बात है, लेकिन अपना भी इनका नुकसान होता है, दिखता है। लॉन्गर टर्म में रिलेशनशिप इनके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती। तो बहुत सारे टीम प्लेयर्स जो बाकी लोग हैं फिर वो बात करते हैं कि हम इतनी देर से कवर कर रहे थे, हमने सोचा चलो सब लोग साथ में हैं, एक दूसरे को हमने हैंड होल्ड करना है, जो कि होना चाहिए। परिवार में भी तो हम एक दूसरे का हैंड होल्ड करते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं। मगर कुछ लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन क्या होता है बहुत केसेस में हमारे पास बिजनेस ओनर्स या एम्प्लॉयर्स जब आके बात करते हैं, या सीईओज जो कंपनीज के सीएफओज बात करते हैं अबाउट देयर टीम मेंबर्स या मैनेजर्स के लिए वो किसको हायर करें किसको नहीं हायर करें, तो टेस्ट होते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड क्लिनिकल टेस्ट होते हैं ना, तो उससे बहुत बातें पता चलती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने कितना झूठ बोला है ना टेस्टिंग के दौरान, वो भी पकड़ा जाता है। यस, इट इज़ ट्रू। आप आइए, हमारी टीम के साथ कनेक्ट करिए। आपको फ़ोन नंबर्स यहाँ पर नीचे हमारे बायो में है, आप कनेक्ट करिए तो आप देखिएगा कि जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी पकड़ी जाती है। और ऐसे लोग जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, सामने से तो बहुत अच्छे भले क्वालिटी इंटेलिजेंट तो है ना, तभी तो मैनिपुलेट करते हैं, मगर वो जो वर्क है, इंटेलिजेंस अपनी जगह है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सस्टेन्ड हार्ड वर्क वो नहीं कर पाते। वो सिर्फ दिखावा होता है, शो ऑफ होती है। और जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट, वो तो बिल्कुल शुरू में तो लव बॉम्बिंग करेगा, बिल्कुल अच्छे से करेगा। और आईक्यू तो इनका भी हाई होता है नार्सिसिस्ट का, चाहे आप ओवर्ट है चाहे कोवर्ट है, आईक्यू तो बहुत हाई होता है। लेकिन ये लोग एकदम से जो ओवर्ट वाले होते हैं ना, वो एकदम से सामने भी आ जाते हैं, दिख भी जाते हैं, क्योंकि लव बॉम्बिंग के बाद धीरे धीरे गैस लाइटिंग करना शुरू करेंगे ना, और ये भी अपने आगे किसी को आने नहीं देते। जब तक इनका ही रहता है आई मी माई सेल्फ, ये अकेले होते हैं, फिर भी ये आपके साथ ठीक रहेंगे, परिवार में ठीक रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में ठीक रहेंगे। बट भाई, जैसे परिवार है, ऑर्गेनाइजेशन है, टीम प्लेयर्स चाहिए ना, जो सारे परिवार को, ऑर्गेनाइजेशन के सभी जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ लेके चले चाहिए ना। तो ओवर्ट नार्सिसिस्ट आफ्टर सम टाइम उनके भी रूप दिख जाते हैं। और जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं वो ज़्यादा जहरीले हैं, क्योंकि दिखते नहीं हैं, मगर काम उनका भी वैसा ही होता है। हाँ, डिग्री का फ़र्क होता है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड। जैसे बुखार है, 99 भी बुखार है, 104 भी बुखार है, तो वो तो भई हम मनोवैज्ञानिक चेकआउट करते हैं ना, जब मेंटल हेल्थ असेसमेंट करते हैं कि कितने लेवल का बुखार है, कितने लेवल का कोवर्ट नार्सिसिज्म इंडिविजुअल के अंदर है। और अगर है तो भाई हम बोल रहे हैं सावधान हो जाइए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था कि जो साइलेंट मैनिपुलेशन ये लोग इस तरह करते हैं। फिर हमने बोला विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, इमोशनली ड्रेन करते हैं। तो जब ये सिचुएशंस हो रही होती है ना, तो मान लीजिए, जान लीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है गिल्ट ट्रैप। आपने सही सुना, आपको वो गिल्ट में अपने डाल देंगे कि मैंने तो ये किया, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो कितना कितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपके लिए रिलेशनशिप में, परिवार में किया, मगर आप मुझे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। उस वक़्त जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, सीईओज़ होते हैं, या हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, या कोई नया प्राणी घर पे आया, बहू के रूप में आया, दामाद के रूप में आया, आपके बच्चे के दोस्त के रूप में आया, लेकिन वो किसी न किसी रूप में ये दीमक की तरह वो जड़ काटना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि गिल्ट में डाल देते हैं कि पता नहीं हम कितने विकेट हैं, ये तो इतना सीधा साधा भोला भाला प्यारा सा बच्चा है, हम पता नहीं क्यों इस पे इतना अपना गुस्सा उतार रहे हैं या खुंदक उतार रहे हैं, और जायज़ है भी कि नहीं। तो उस वक़्त ये अपनी
जो इस तरह का बिहेवियर करते हैं और हमने बोला होता है कि ओके आप यहाँ जाइए, ये क्या करेंगे, यहाँ नहीं जाएँगे, सब जगह जाएँगे, यहाँ नहीं जाएँगे जो कि आपने कहा, या अपने मन मर्ज़ी के करेंगे। और हाँ, ये बात ज़रूर है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, अपने बराबर वालों को तो कुछ समझते ही नहीं हैं, लेकिन अपने बड़ों को भी, अपने मेंटोर्स को भी वो उनकी जड़ें काटने में रहते हैं। इनको लगता है कि इनसे ऊपर और कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको चढ़ा देंगे ऊपर कि हाँ, आपसे तो हमने बहुत कुछ सीखा, आप तो अच्छे हैं, आपसे तो देखो कितनी हमारी लर्निंग हुई, हमारी कितनी ग्रोथ हुई। लेकिन बहुत सीईओज़ और सीएफओज़ या फैमिली मेंबर्स हमें बताते हैं कि कितना भी हम बच्चे के लिए करो, परिवार में या फिर ऑर्गेनाइज़ेशंस में, तो एहसान फरामोशी आ जाती है। हम नहीं चाहते कि वो एहसान मानें और हमें बार-बार वो याद दिलाएँ या कहें, या हम भी नहीं कहते या करते कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, वैसे किया, या हम ये करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति ने थोड़ा-सा भी किया, उस चीज़ को एहसान की तरह वो पेश करेगा। तो भई हम यहाँ पर एक साथ काम करते हैं, चाहे वो परिवार है, चाहे ऑर्गेनाइज़ेशन है, एहसान काहे का? तो एहसान फरामोशी जब आ जाती है, तो दूसरे लोग इमोशनली ड्रेन फ़ील करते हैं। आप एक चांस देते हैं, दूसरा चांस देते हैं, देते जाते हैं कि शायद ये सुधर जाए, शायद ये हमारे ही दिमाग का थोड़ा कुछ खेल हो सकता है कि शायद हमारा उस वक़्त मूड ठीक नहीं था, या ये सिचुएशन थी, इसलिए हमने ऐसे कहा या बोला या एक्सपेक्ट किया, पर ऐसा नहीं होता। इनके बिहेवियर में सुधार नहीं आता, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं, और वो करने की इनकी जो जो पारंगत होते हैं इस खेल में। क्योंकि अंदर से तो नार्सिसिज़्म है ना, तो नार्सिसिज़्म का मतलब है ये किसी के भी सगे नहीं होते। अपने माता-पिता के प्रति सगे नहीं होते, अपने आगे स्पाउस के लिए रियल हैप्पीनेस या खुशी उनके लिए नहीं हो सकती। अपने बच्चों के प्रति भी ये जो एक प्यार है, लॉयल्टी है, दिखावे के लिए करते हैं, मगर वफ़ादारी की उम्मीद इनसे करना, चाहे वो परिवार है, चाहे ऑर्गेनाइज़ेशन है, हम नहीं करनी चाहिए। और जहाँ करते हैं वहाँ जो लोग हैं वही ही इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। तो कोवर्ट नार्सिसिज़्म जो ज़हर है वो दिखता नहीं है, लेकिन पूरा एकदम फैल जाता है, चोट उतनी ही ज़्यादा पहुँचाता है जितना एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट है। ओवर्ट नार्सिसिस्ट शुरू में तो वो भी छिप के ही वार करता है, क्योंकि लव बॉम्बिंग करता है। तो मैं बार-बार आपको पॉइंट्स में ये बता रही हूँ कि ओवर्ट और कोवर्ट नार्सिसिस्ट का डिफ़रेंस, लेकिन क्योंकि दोनों नार्सिसिस्ट हैं, वार तो करेंगे। कोई छिप के करता है, कोई सामने से करता है, वार तो करेंगे। और इस वार से हमें अपने को सचेत रखना ही समझदारी है। नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। सामने से तो नहीं दिखेगा, मना नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन आँखों में एक अलग तरह की बेअदबी होती है। वो एक बार, 2 बार आपको गलतफ़हमी हो सकती है कि शायद लगे कि शायद मेरी आँखों का कसूर है, या कुछ इस किस्म का मेरा मूड ठीक नहीं था, माहौल ठीक नहीं था। लेकिन बार-बार इस चीज़ को आप नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते अगर बार-बार ऐसा होता है। एक अलग तरीके की बेरुखी, एक अलग तरीके की बेअदबी, और वो दिखती है, कहे ना कहे। और इसीलिए तो जो व्यक्ति इनके साथ रहता है वो इमोशनली ड्रेन हो जाता है, क्योंकि ये लेने की प्रवृत्ति है, लेकिन देते समय राशन करके देना है, कंडीशंस लगा के देना है। ये बहुत मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीईओज़ हमें बताते हैं कि किसी व्यक्ति को देख के वो बोलते हैं कि हमने हायर किया, इंटरव्यू बाकायदा लेके अच्छे से सब क्वालिफ़िकेशन थी, सामने कितना अच्छा लग रहा था जब हमने इसको हायर किया, लेकिन अब इसको देखते ही गुस्सा चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके का जो टोन्स, सरकाज़्म जो इनडायरेक्ट है, कभी किसी के थ्रू पता लगते हैं कि उन्होंने ऐसे बोला, कभी सामने वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन काम भी नहीं करेंगे। तो भई इमोशनली ड्रेन तो होगा ना, उसी तरह परिवारों में होता है।
जब नया प्राणी घर पे आता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अ सन इन लॉ और अ ब्रदर इन लॉ और अ डॉटर इन लॉ, है ना? तो उसमें भी अगर इस तरह का व्यक्ति है, जैसे कल कोई बता रहे थे कि हमने देखभाल की अपनी बेटी की शादी की, ऑस्ट्रेलिया में बच्चा हमारा गया, खुद यहाँ से हाईली क्वालिफ़ाइड था। जब उस परिवार में गया, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गया, तो बोलते हैं कि आज मुझे नींद नहीं आती, मुझे इनसोम्निया सिवियर हो गया, मुझे गिल्ट ट्रिप है कि मुझे क्यों नहीं समझ आया कि मेरे सन इन लॉ या उसकी फैमिली में ये सब इश्यूज़ हैं। हालाँकि बहुत अच्छी वो पद पे है, बहुत अच्छा हाईली क्वालिफ़ाइड है, मगर नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ हैं और कोवर्ट नार्सिसिस्ट था। उन्हें लगा पता नहीं कितना अच्छे परिवार में मेरी बेटी गई है, तो अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे थे। और उसके बाद वो उनका एकदम से सब चीज़ें जो जितना भी उनका भ्रम था टूट गया और वो खुद अंदर से बुरी तरह से टूट गईं। उन्होंने बोला कि मैं सो नहीं पाती और मैं इस गिल्ट ट्रिप में हूँ कि मैंने ये बातें जल्दी क्यों नहीं समझी। पर हाँ, एक बात है जो उनकी काबिले तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब उनको समझ आ गया कि उनका दामाद कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, उन्होंने अपनी बेटी को अलग करवाने का निर्णय ले लिया कि कम वॉट में मेरा बच्चा ऐसे माहौल में इस जगह खुश तो नहीं रह सकेगा। बातों-बातों में इनडायरेक्ट सरकाज़्म, टॉन्ट्स, एक्यूज़ेशंस, ये लाइफ़ नहीं है। ये लाइफ़ जीने के लिए हम उसे मजबूर नहीं कर सकते, सिखा नहीं सकते, सिखलाई नहीं कर सकते कि बेटा कोई बात नहीं। उसने मारा तो नहीं, उसने पीटा तो नहीं, धुतकार ही रहा है ना, कुछ गलत ही भाषा बोल रहा है, कोई बात नहीं। बहुत परिवारों में कई बार ऐसा सुनने को मिल जाता है, क्योंकि लोग आके हमें बताते हैं और फिर रास्ता ढूँढते हैं कि क्या करें। लेकिन इस केस में इस माँ ने एक अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया कि नहीं, कोवर्ट नार्सिसिस्ट है तो भई ठीक है, आज अलग हो जाते हैं ना, अगले 20 साल में अगर यही डिसीज़न लेना है तो आज ले लेते हैं। मगर शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन ये लेडी एकदम गिल्ट ट्रिप में अपने बच्चे का दर्द वो खुद जी रही थी और शायद इस उम्मीद में कि मैं दर्द जीऊँगी, मेरे बच्चे का दर्द इतनी दूर बैठा है, शायद थोड़ा कम हो जाए, गम कम हो जाए। होता नहीं है, लेकिन ये हर माँ-बाप जो नॉन नार्सिसिस्ट होते हैं, वो तो ऐसा ही सोचते हैं ना। 6th पॉइंट है इमोशनल कन्फ्यूजन। कन्फ्यूज़ ही रहते हैं हम लोग हमेशा कि भैया कहीं मेरी गलती तो नहीं है, कहीं मुझे तो नहीं गुस्सा चढ़ गया, कहीं मैंने मिसजज तो नहीं कर लिया, कहीं मैंने मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर लिया, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही। बहुत बार इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में और सीनियर मैनेजर्स, सीईओज़, घरों में इस तरह की बातें जो सीनियर्स हैं, उनके पास ये थॉट्स बार-बार आएँगे। तो आप गिल्ट में रहते हैं, आप इमोशनली कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, तो ब्रेन फॉग आपके साथ भी होता है। फिर आपके भी साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स शुरू हो जाएँगे, इनसोम्निया आपको हो सकता है, नौसिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, आपकी वर्क एफिशिएंसी लो हो जाएगी और बेचैनी, घबराहट, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, इवन व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ट्रॉमा। तो आप पीटीएसडी में रहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चले जाते हैं कि क्या हो रहा है? मैं तो जहाँ देखता हूँ, जहाँ जाता हूँ, मुझे यही लोग मिलते हैं, ऐसा क्यों भई? फिर अपनी जजमेंट पे फ़र्क आने लगता है कि कहीं मैं तो नहीं। बहुत लोग आके मुझसे पूछते हैं कि आप प्लीज़ मुझे पहले चेक कर लीजिए, इससे पहले मैं अपने स्पाउस के बारे में आपको बताऊँ या अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताऊँ, अपने ही मदर के बारे में बताऊँ या फादर के बारे में। आप पहले मेरी पर्सनैलिटी चेक कर लीजिए, कहीं मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं? ये बहुत लोग सोचते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, तो इमोशनल कन्फ्यूजन। और जब हम उनका टेस्ट करते हैं, प्रॉपर क्लिनिकल टेस्ट सोमैटिक प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन स्टैंडर्डाइज़ मनोवैज्ञानिक टेस्ट क्लिनिकल, और वो बहुत फ़ेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उन पे पीएचडीज़ हो रही है, रिसर्च्ड एविडेंस बेस्ड टेस्ट हैं।
आप अगर खुद भी ये टेस्टिंग करवाना चाहते हैं ना, समझने के लिए अपने आप के बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और नंबर यहाँ बायो में लिखा हुआ है। तो इस टाइप का जो कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का हमें जो थेरेपी है, एक सही मार्गदर्शन करती है। पब्लिक इमेज वर्सेस प्राइवेट रियलिटी, ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट की पब्लिक इमेज अलग होती है, प्राइवेट रियलिटी अलग होती है। इमोशनली ये अनअवेलेबल होते हैं, इनके मुताबिक ये अवेलेबल होंगे, इनके मुताबिक ये अवेलेबल नहीं होंगे। मगर जब इनको ज़रूरत है, इनको अपनी ग्रोथ करनी है, इनको अपने लिए कोई चाहिए, उस वक़्त सब लोग चाहिए, किसी भी समय चाहिए, क्योंकि मुझे तो चाहिए। मतलब इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट कि आप माँगते हैं, हक से माँगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अपने समय क्लियरली इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। आप बिल्कुल, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, आप दिखेंगे भी नहीं, आप फ़ोन भी नहीं उठाएँगी, और अगर कोई गलती से फ़ोन कर दे तो उसके ऊपर और तरह की तोहमतें लग जाएँगी कि मेरा प्राइवेट टाइम ख़राब कर रहे हैं, ये मेरा समय है। बहुत बार लोग घर में आते हैं ऑफ़िस से और उसके बाद फिर एकदम कट हो जाते हैं। तो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो तो परिवार की भी, ऑफ़िस की भी तो मर्ज नहीं हो, लेकिन चलती तो रहती है ना, अगर ग्रो करना है प्रॉपर्ली। ग्रोथ तो ये चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है, भैया पौधा तभी पेड़ बनेगा ना जब सही हर मात्रा में चीज़ें मिलेंगी। सनलाइट भी चाहिए और उसको पानी भी चाहिए, उसकी नर्चरिंग भी चाहिए, समय-समय पे खाद भी चाहिए, तभी तो पेड़ बनना है। पेड़ तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो इनकी पब्लिक इमेज है कि हम तो इस लेवल के, पेड़ के लेवल के हैं। भले ही तत कुछ ना हो, जड़ें उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन प्राइवेट रियलिटी ये है कि गमले से, पौधे से पेड़ बनने के लिए जो एफ़र्ट चाहिए, जो आपको हिम्मत चाहिए, जो आपको एफ़र्ट लगाना है, कोशिशें करनी है, संघर्ष करना है, वो नहीं करने को तैयार। और कोई कहे, सिखाए, समझाए, जैसे ऑर्गेनाइज़ेशंस में होता है, परिवारों में होता है, तो उसका सुनना नहीं है, मानना नहीं है, और अगर किसी ने कुछ कहा तो उसकी पब्लिक स्मीयरिंग, तो सबके सामने एक अलग रूप जो सही नहीं है वो लेके आना। तो पब्लिक इमेज वर्सेस प्राइवेट रियलिटी, तो दूसरे आपको थोड़े समय के लिए सही लेकिन मिस जज करने लगेंगे। तो जो नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर्स हैं, नॉन नार्सिसिस्टिक टीम मेंबर्स हैं, तो वो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और अपनी बाउंड्रीज़ को बनाइए। तो बाउंड्रीज एम्पावरमेंट थेरेपी हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, सिखाते हैं, बताते हैं, 1 to 1 सेशन लेते हैं। नंबर आपको यहाँ बायो में मिला हुआ है, तो मेरी टीम, आप कभी भी कॉल करेंगे, आपको हमेशा आंसर, जवाब तुरंत मिलेगा। तो फाइनली यही बोलना चाहूँगी कि जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो खुल के सामने नहीं आते। वो छोटी-छोटी बातों पे ओवर टाइम समझ आने लगता है। जब आप बार-बार इमोशनली ड्रेन होते जा रहे हो, आपके अंदर की एनर्जी ख़त्म हो रही है, आपके अंदर का एंथुसियाज़्म ख़त्म हो रहा है, आप बार-बार सेल्फ डाउट करते हो, इमोशनली कन्फ्यूज़ रहते हो, गिल्ट ट्रिप में रहते हो, तो भई ये नॉर्मल नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति आपके आस-पास आपकी एनर्जी वैम्पायर की तरह वो सक कर रहा है, और आपकी टीम का भी नुकसान कर रहा है, आपके परिवार का नुकसान कर रहा है। तो नुकसान से बचना है हमको, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए हमने बनाया। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके आसपास कोई नार्सिसिस्ट ऐसा है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट, और ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें ज़रूर शेयर करिए। आपकी शेयरिंग से बहुतों को फ़ायदा मिलेगा। और ये वीडियो को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भर-भर के शेयर कीजिए। आपके एक छोटे से शेयर से कितने लोगों का भला हो सकता है, कितने लोगों की दुआएँ मिलेंगी, आप खुद भी नहीं जानेंगे।
और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए इसी तरह। हमारे चैनल में नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी के बारे में, हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे बनाएँ, रिकवरी कैसे करनी है टॉक्सिक रिलेशनशिप से, इसके ऊपर आपको नई-नई तरह-तरह की जानकारियाँ प्रैक्टिकल साइंटिफिक वे से, क्लिनिकल वे से मिलती रहेंगी। तो आप अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।